हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई ये जो टॉपिक है हमारा, ये आ जाता है फिकल इम्पैक्शन के अंदर। तो फिकल इम्पैक्शन कौन सी कंडीशन होती है हमारी, वो देखते हैं हम। इन्होंने बताया है इट इज द accumulation ऑफ द हार्डर फेसेस इन द रेक्टम। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारा बहुत ही ज्यादा कठोर और बहुत ही ज्यादा रिजिड फेसेस जो है वो रेक्टम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक्युमुलेट होने का मतलब हो जाता है इकट्ठा हो जाना। तो इसमें हमारा बताया गया कि हार्डर फेसेज जब रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्सन, तो उसकी वजह से एक इंसान को किस तरीके की परेशानी होती है। ठीक है। और वो क्यों इकट्ठा हो जाता है और उसकी क्या दिक्कतें रहती है वो इसके अंदर हम करेंगे। लेकिन मेन बात इसके अंदर क्या है कि जब एक्युमुलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है हार्डर फेसेज इन द रेक्टम। तो रेक्टम का एरिया आपको पता ही है, जैसे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा रेक्टम का होता है। जो उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो भी हार्डर हार्डर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है हमारी बड़ी आंत के द्वारा, बड़ी इंटेस्टाइन्स के द्वारा। तो फिर वो जो स्टूल होता है वो हार्डर रह जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में हम। तो अभी आगे इन्होंने बताया है कि भाई तो कोई पर्सन अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है जब रेक्टम के अंदर हार्डर जो हमारा फिक्सेस होता है वो जब इकट्ठा हो जाता है, तो इन्होंने बताया अनेबल टू वॉलेंट्री एवोक्यूट द स्टूल। तो इसमें क्या हो जाता है, तो कोई भी पर्सन जो होता है वो अनेबल हो जाता है अपने वॉलेंट्री स्टूल को पास आउट करने में। यूजुअली दिस कंडीशन डेवलप इन द पर्सन विद द अंडरस्टैंडिंग एंड द अनरिलीव्ड कॉन्स्टिपेशन। अगर इस तरीके की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो कोई भी इंसान जो है और इसका इलाज नहीं होता है तो वो रिलैक्स नहीं हो पाता, रिलीव नहीं हो पाता, यानी कि उसकी जो बेचैनी और जो उसकी प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। ठीक है। और फेसिस रिमेन इन द रेक्टम एंड sigmoid colon, द वाटर इज readjunctions मेकिंग द फेसिस हार्डर ड्राई एंड मोर डिफिकल्ट टू पास। तो जो फेसिस होता है यानी कि जो मल होता है वो रेक्टम के अंदर सिग्मोइड कोलन के अंदर बना रहता है, और पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाने के कारण जो फेसिस जो है बहुत ही हार्डर और सूखा हो जाता है, जिसे पास आउट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। मोर फेसिस कंटिन्यू बी प्रोड्यूस, और भी ज्यादा फेसेस जो है वो कंटिन्यू लगातार जो है इकट्ठा होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है, विच गेट एक्यूमुलेटेड इन द कॉलन प्रॉक्सिमल्स टू द इम्पैक्ट स्टूल। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो मल होता है वो बहुत सारा ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और जो मल इकट्ठा होता है हमारे कॉलन के अंदर तो वो हमारा इम्पैक्ट स्टूल बोला जाता है। ठीक है। रेक्टम के अंदर जब हमारा सूखा स्टूल इकट्ठा हो जाता है तो हमारा इम्पैक्टेड स्टूल बोला जाता है, यानी कि वो इकट्ठा हो गया है, वो बहुत हार्डर हो गया, पीछे से आके और ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा और उसी के अंदर मिक्स होता रहेगा। तो इसमें जो हमारा fecal impaction must be suspected when the client give the history of a constipation in a 3 से 5 days or more followed by the passage of liquid and sigmoid stool। तो इन्होंने बताया है जब फेसिस से इन्फेक्शन के चलते जब क्लाइंट जो है ये हिस्ट्री देता है कॉन्स्टिपेशन की, ये भी 3 से 5 दिन तक उसको दस्त लगने के मतलब कि 3 से 5 दिन के कॉन्स्टिपेशन के बाद पास द लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फ्लूइड की दूसरे पतला और बहुत ज्यादा पतला मल जो है वो पास आउट कर रहा है। ठीक है। पासेज ऑफ द सेमी लिक्विड स्टूल रिजल्ट फ्रॉम ऑफ the sepacy and the informed faces the content around the impact of stool in the rectum, the pressure from the large mass of accumulated faces of contact। तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी पेशेंट जो है 3 से 5 दिन की ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के बाद जब ये शिकायत करता है कि भी अभी भी वो लिक्विड या सेमी लिक्विड स्टूल पास आउट कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि सेमी लिक्विड जो स्टूल होता है वो रिजल्ट होता है कि जो मल जो है आपका जो हार्डर मल था फेशियल था उसकी वजह से हमारी जो आते थे जो हमारा जो रेक्टम का जो एरिया था उसके अंदर जो है स्टूल इम्पैक्ट हो रखा था, यानी कि आते थे उसके जमा हुआ जो मल था वो मल पास आउट हो रहा है, जो कि हमारा रेक्टम के प्रेशर के द्वारा हमारा लार्ज मास जो इकट्ठा हुआ हुआ था वहां पे। ठीक है। तो वो हमारा जो है फिशल कंटेंट था, यानी कि बाद में फिर थोड़ा बहुत पतला मल आता है या अर्ध पतला मल आता है, तो वो भी क्या था, वो भी हमारी आंतों के अंदर जो है जमा हुआ ही मल था, जो कि बाद में बाहर निकलता है, क्योंकि हार्डर जो है वो आगे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, मल को पास आउट नहीं होने देता, पीछे से जो मल आता है वो वहीं पर जमा होता रहता है, तो वो भी हमारा वो वाला मल होता है वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया साइन एंड सिम्टम। तो साइन और सिम्टम इसके कौन से होते हैं हमारे, तो इन्होंने बताया ए सब्जेक्टिव feeling of fullness and rectum and the abdominal bloating of abdomen and are for the defection but and the inability to pass stool of the generalized feeling of malaise। तो इन्होंने बताया साइन और सिम्टम के द्वारा कि भी सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फुलनेस भरा हुआ महसूस होता है, रेक्टम और एब्डोमिनल जो है उसमें बहुत ज्यादा फुलनेस महसूस होते हैं, ब्लोटिंग यानी कि डकारे आना एब्डोमिनल के अंदर, और जो डिफेक्शन करने में इनएबिलिटी होना, यानी कि इंसान को डकारे भी आएंगे, भारीपन भी होगा, फिकल पास आउट करने का मन भी होगा, लेकिन इनएबिलिटी हो जाती है, वो स्टूल पास आउट जो है वो नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो सामान्य फीलिंग होती है उसकी किस तरीके की, जब वो मल पास आउट नहीं कर पाता है तो उसे बीमारों जैसी फीलिंग आती है, यानी कि वो अपने आप को फुलनेस महसूस करेगा, उसको ब्लोटिंग आएगी और उसके अंदर सामान्य तौर पर बीमारों जैसी फीलिंग उसे आना स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है। तो इसमें मे बी द लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, उसमें भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भूख कम लगेगी, उसमें मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है उल्टियाँ भी आनी स्टार्ट हो जाए। और एब्डोमिनल जो डिस्ट्रेस होता है, यानी कि जो पेट का जो फूलने जैसी समस्याएं भी हमारी दिखाई दे सकती हैं इसमें। मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें लैक्सेटिव यानी कि जो मूत्रवर्धक हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, एनिमा वगैरह का सहारा लिया जाता है, एनिमा प्रोसेस होता है स्टूल पास आउट कराने का। और मैनुअल रिमूवल ऑफ द स्टूल, तो स्टूल को मैनुअल या फिंगर से जो स्टूल को बाहर निकलने में हेल्प की जाती है। और डिजिटल हमारा एवोकेशन जो होता है, यानी कि हमारे जितने भी जो डिवाइस के साथ हमारे मल को पास आउट कराया जाता है, ठीक है। और आगे हमारा आ जाता है फीकल और कॉन्टिनेंस, हमारा क्या होता है फीकल्स में, क्या हो जाता है, इट इज द इनवॉलंटरी एलिमिनेशन ऑफ द बाउल, तो ये हमारा इनवॉलंटरी होता है, हमारी बिना किसी इच्छा के एलिमिनेट हो जाता है हमारा जो बाउल के अंदर कंटेंट भरा हुआ होता है, जितना भी मटेरियल भरा होता है। ओपन एसोसिएट विद द न्यूरोलॉजिकल अदर समस्या, नर्व से संबंधित दिक्कत है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, अगर भावनात्मक इम्पेरिमेंट है, अगर इमोशनली कुछ ऐसी तरीके की चीजें हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा बिना इच्छा की ही हमारा जो एलिमिनेशन होता है बाउल कंटेंट का वो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है फीकल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो अभी नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा फ्लैटुलेंस। तो अभी फ्लैटुलेंस हम किसको बोलते हैं, फ्लैटुलेंस जो होती है एक आम कंडीशन होती है किसी भी पर्सन के साथ, किसी के साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। फ्लैटुलेंस जो होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लीडिंग टू डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन। तो इन्होंने बताया कि फ्लैटुलेंस जो है वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैस जो है वो इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाता है गैस का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, पेट में डिस्टेंस यानी कि पेट का फूलना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा मात्रा में गैस इकट्ठी होगी तो पेट फूलेगा, ठीक है। दिस इज आल्सो रेफर्ड एज ए टू द टेम्पेनिट। तो ये जो कंडीशन होती है इसको टेम्पेनिट्स बोला जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड अदर गैस कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द स्टमक रिजल्टिंग इन गैस्ट्रिक डिस्टेंस। तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट जो है एयर का या फिर गैस का एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है स्टमक के अंदर, उसका रिजल्ट क्या होगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंस यानी कि पेट का फुलाव जो होता है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कारण बताया है कि जो फ्लैटुलेंस होता है वो होता है कि उसका कारण क्या रहता है। तो इन्होंने बताया कि एक्सेस स्वेलो ऑफ एयर समटाइम्स occur with anxiety, rapid food and fluid ingestions or improper use of the drinking straw, ingestions large amount of the carbohydrates, beers, gum, chewing gum, candy, sucking, smoking और swallowed air the usually eliminated by the burping and bleaching। तो इन्होंने बताया कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब एयर का हम समटाइम जो एयर होती है वो ज्यादा निकल लेते हैं, बेचैनी की वजह से बहुत ज्यादा एयर अंदर लेकर के जाते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा तेजी से खाने की चीजें या फिर जो फ्लूड है वो बहुत ज्यादा तेजी से लेते हैं। इम्प्रूव द ड्रिंकिंग स्ट्रा अगर हम लगाते हैं, मतलब एकदम से किसी भी ड्रिंक या लिक्विड को अंदर लेके जाते हैं, स्ट्रा नली लगा करके पीते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हमारे शुगर बनता है आगे जाके, तो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं पेय पदार्थ के अंदर, ठीक है। और च्युइंगम वगैरह चबाते हैं, कैंडी वगैरह खाते हैं, या फिर किसी चीज को चूसते हैं जैसे कि बल्ला वगैरह, कुछ ऐसी चीजें होती है, सकिंग की जितनी भी चीजें होती हैं, तो बीड़ी सिगरेट या स्मोकिंग जैसी चीजें अगर हम करते हैं तो इसमें यूजुअली जो एयर होती है उसको स्वेलो करते हैं हम बहुत ज्यादा, और अगर इसको एलिमिनेटेड किया जाता है ना, यानी कि इसको बाहर निकलती है, तो ये डकार के रूप में निकलती है बाहर। तो जब हम डकारे लगाते हैं तो उसके रूप में हमारी जो एयर होती है जो किसी वजह से हमारी चली गई है अंदर, तो वो एयर जो है वो हमारी बाहर निकलती है। तो ये गैस की वजह से एयर खाने के पीने के या बहुत सारी जो चीजें इसमें बताई हैं उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और फिर जो डकारे होती हैं उसके जरिए बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया गैस से प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल एक्टिविटी इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर द एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। तो इन्होंने बताया कि गैस जो हमारी प्रोड्यूस होती है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा जितनी भी गैस हमारी प्रोड्यूस होती है उसका जो एलिमिनेट होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के द्वारा जो एलिमिनेट होती है वो एनस के द्वारा होती है, ठीक है। और अदर कोज जो बताए हैं हमारे फ्लैटुलेंस के, तो जो पेट फूलने वाले जो हमारे दूसरे जो कारण बताए हैं, इन्होंने बताया कि सर्टेन गैस फॉर्मिंग फूड सच एज कैबेज, ओनियन एक्सेट्रा। तो हमारे कुछ खाने की भी ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हमारी गैस बनती है, जैसे कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी है या गोभी है या हम कच्चा प्याज खाते हैं, उनकी वजह से भी हमारी जो गैस होती है वो बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि डिस्क्रीज करती है हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, यानी कि इंटेस्टाइन्स के अंदर होने वाली जो गतिविधि होती है उसको हमारी कम कर देती है, जिसकी वजह से कंडीशन होती है। फ्लैटुलेंस में जो है नोटिस किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के बाद भी फ्लैटुलेंस को चेक किया जाता है कि डिस्क्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की भी जो हमारी
इंटेस्टाइन्स जो होती है उसकी जो मोटिलिटी यानी कि उसकी गतिशीलता होती है वो कम तो नहीं होगी, और फ्लटुलेंस इज द नोटिस पोस्ट ऑपरेटिव, और फ्लटुलेंस यानी कि पेट का फूलना जो होता है वो हमारा जो है नोट किया जाता है ऑपरेशन के बाद। और ये इंटेस्टाइन्स की गतिविधि कम होगी तो अपने आप ही पेट फूल जाएगा, क्योंकि उसमें जो गैस वगैरह है वो हमारी एकोमोडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसका। इफेक्टिव किस वजह से होता है, और ये एनेस्थीसिया की वजह से, नार्कोटिक जो दिए जाते हैं हमारे, ठीक है, और जो डाइट चेंज होती है उसकी वजह से, रेडुकेशन इनएक्टिविटी, और एक्टिविटी नहीं होती, पेशेंट ज्यादा लंबे समय तक बेड वगैरह पर रहता है, तो ये हमारी वजह बन सकती है फ्लैटुलेंस की, क्योंकि ये हमारी अकोमोडेट कर देती है गैस को। ठीक है, तो गैस से दैट डिफ्यूजन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द इंटेस्टाइन, तो कुछ हमारा क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए भी हमारी जो गैस है वो विसरित होती है। तो जो गैस जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, एनएस के थ्रू निकलती है। ठीक है, और इसमें कैबेज, ओनियन और कुछ खाने के बाद भिंडी वगैरह का भी नाम इसके अंदर लिया जाता है। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिसके द्वारा इस तरीके की गैस बनने की संभावना होती है। और कुछ हमारा ऑपरेशन के बाद जो हमारा, या ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो दर्द निवारक दिया जाते हैं, डाइट चेंज की जाती है, और पेशेंट एक ही जगह पर लेटा रहता है, उसकी वजह से भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है गैस जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गैस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो एब्डोमिनल डिस्टेंस भी जो है हमारा पेट फूलने की जो कंडीशन होती है उसी को बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा रीजन अलग रहता है, तो डिस्टेंशन है या फिर हमारा जो फ्लैटुलेंस है वो थोड़ी सी सेम सी कंडीशन होती है, बट रीजन अलग अलग होते हैं इनके। तो इट इज एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लैटस लिक्विड सॉलिड इंटेस्टाइन कंटेंट। तो जब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कठोर, कुछ तरल पदार्थ और कुछ हवा एक्युमुलेट हो जाती है, यानी कि मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो वो हमारा डिस्टेंशन यानी कि हमारा पेट इस वजह से भी फूल सकता है। तो गैस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो इसमें जो गैस होती है उसकी वजह से तो डिस्टेंस होता ही होता है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो फ्लैटुलेंस के अंदर आ जाता है। तो कोज बताया है इन्होंने अब। तो कोज के अंदर उन्होंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन दैट द ब्लॉकेज द पासेज ऑफ द फ्लैटुलेंस एंड इंटेस्टाइनल से काइमास एंड फेसेस। तो इन्होंने बताया है कि किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाना या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना हमारा फ्लैटुलेंस की वजह से, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर काइमा और फेसेस की वजह से किसी भी तरीके की रुकावट हो जाना। ठीक है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं कैन ओकर ड्यू टू द पैरासाइटिस इश्यूज इन द एब्डोमिनल ट्यूमर। तो भाई ये हमारी क्या हो सकते हैं, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं ये हमारी पैरासाइटिक जो हमारा इल्यूस होता है, या फिर हमारी एब्डोमिनल ट्यूमर यानी कि एब्डोमिनल के अंदर होने वाली जो ट्यूमर यानी कि जो कैंसर होती है, और जो पैरासाइटिक इल्यूस होता है यानी कि हमारे जो कर्म, जो हमारे संकुचन वगैरह कंट्रक्शंस वगैरह होते हैं, पैरासाइटिक जो मूवमेंट्स होती है हमारी जिसके द्वारा हमारा मल आगे की तरफ पास आउट होता है, उन चीजों में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो हमारा जो फेसिस होता है वो एक ही जगह पर रुक जाता है और वहां पर वाटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये है हमारा एक्युमुलेशन का, कि भाई हमारा कठोर लिक्विड या ब्लडलेस जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। पैरासाइट जो पैरालाइसिस, जो हमारी पैरालाइस्टिक जो हमारी मूवमेंट्स है उसकी वजह से, उसमें किसी कारण से अवरोध होने की वजह से सारा का सारा जो सॉलिड वेस्ट है वो भी हमारे एक जगह पर एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, या ट्यूमर वगैरह है या फिर हमारा काइमा या फेसिस है। ठीक है, तो ये हमारे रीजन रहते हैं। तो इन्होंने बताया लंबे पीरियड तक अगर बेड रेस्ट रहता है रिलेटिव ऑफ इनएक्टिविटी, अगर किसी प्रकार की गतिविधि पेशेंट नहीं करता है, बहुत लंबे समय तक बेड पर लेटा हुआ है, तो कैन स्लो और पेरिस्टालिसिस एंड द कोज ऑफ डिस्टेंशन। तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पेरिस्टालिसिस हो जाएगी, यानी कि किसी प्रकार का जो है, किसी प्रकार का जो कंट्रक्शन होता है वो नहीं रहेगा, अगर पेशेंट किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करेगा तो ये मूवमेंट्स भी नहीं होगी हमारी, और इसके कारण क्या होगा, पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। सर्जरी भी इन्वॉल्व होती है इसमें, यानी कि बावल का जो मैनिपुलेशन किया जाता है, बावल को थोड़ा सा गड़बड़ की जाती है, गड़बड़ इन द सेंस कि इधर से उधर हेरा फेरी की जाती है अगर बावल के अंदर। तो इसमें स्पेशली जो बाउल सर्जरी होती है कैन कॉज द डिक्रीज ऑफ द पेरिस्टालिसिस लीडिंग टू डिस्टेंशन। तो इसके अंदर जो बाउल की जो सर्जरी की जाती है वो भी कारण बनती है, जो हमारी जो मूवमेंट होती है पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट्स होती है हमारी को डिस्क्रीज कर देती है, यानी कि किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कम कर देती है, और उसे क्या लीड हो जाता है फिर हमारा पेट का फूलना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड द फेशियल इंफेक्शंस आल्सो कैन कॉज ऑफ द डिस्टेंशन। तो भी हमारे जो कब्ज की समस्या है या फेसिक्स का, अगर जो फिकल मैटर जो हमारा होता है फेसिस जो होता है, अगर वो इन्फेक्शन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जम जाता है तो वो भी हमारा पेट के फूलने का कारण बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंस के नाम से आ जाए, तो हमारा स्टूल, लिक्विड और हमारी एयर तीनों ही इसके अंदर अगर जमा हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, रुकावट की वजह से, तो भी हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि पेट फूल सकता है। और अगर केवल गैस का एक्युमुलेशन हो जाता है सम रीजन, तो उसके उस वो जो कंडीशन होती है वो हमारे फ्लैटुलेंस बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके लिए बाय बाय।